प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विदेश नीति के उपकरण, लेक्चर नंबर 40, पार्ट नंबर 4। बेटा ध्यान दें, विदेश नीति के उपकरणों की चर्चा करेंगे आज हम। भले ही स्नातक स्तर का विद्यार्थी हो, स्नातकोत्तर स्तर का विद्यार्थी हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, बेटा विदेश नीति के उपकरण के संबंध में निश्चित रूप में एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान दें, विदेश नीति के उपकरण, लेक्चर नंबर 40, पार्ट नंबर 4। मतलब अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वह विदेश नीति के ऊपर ही चल रहा है। तो आज हम विदेश नीति के उपकरणों की चर्चा करेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, वास्तव में देखो जैसा कि मैंने डायग्राम बना रखा है, ये मैं आपको समझाऊंगा, पर मैं सामान्य प्रश्न में बता रहा हूँ। यहाँ कोई भी देश हो, भले वो भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, स्विट्जरलैंड हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, या मैं कहूँगा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। 193 के 193 राष्ट्र राज्यों में कोई भी राष्ट्र राज्य हो सकता है। जब कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र राज्य बेटा अपनी जो कार्य योजना तय करता है, अपना जो सिद्धांत तय करता है, वो विदेश नीति कहलाता है। अब कोई भी देश अपनी कार्य योजना तय करते समय वास्तविक रूप में किन किन उपकरणों का प्रयोग करता है, जिससे कि उस राष्ट्र राज्य के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, प्राप्ति, रक्षा की जा सके। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, वे साधन ही विदेश नीति के उपकरण कहलाते हैं। यस बेटा, अब सबसे पहले ये डायग्राम समझेंगे, उसके बाद में एक एक बात समझ में आ जाएगी। बेटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है वो राष्ट्र राज्य होता है। जैसे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आज हम कहेंगे कि 193 सदस्य देश हैं। तो 193 के 193 सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिनेता हो गए, एक्टर हो गए। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता कौन होता है, एक्टर कौन होता है, इकाई कौन होता है, कार्यकर्ता कौन होता है, तो आप कहेंगे राष्ट्र राज्य। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है बेटा, राष्ट्रीय हित। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित। और बेटा राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए कोई भी देश, भारत, अमेरिका, चीन आदि, कोई भी देश राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय करता है, जो सिद्धांत तय करता है, वह कार्य योजना सिद्धांत ही विदेश नीति कहलाता है। और बेटा विदेश नीति का प्रेरणा तत्व राष्ट्रीय हित होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य भी राष्ट्रीय हित है और विदेश नीति का प्रेरणा तत्व राष्ट्रीय हित है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति या कोई भी देश राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जब कार्य योजना तय करता है, तो कार्य योजना तय करते समय वह राष्ट्रीय हित को नजरअंदाज नहीं करेगा। अब राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए यदि कार्य योजना तय की जा रही है, तो राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जा रही है, तो वह कार्य योजना जो तय की जा रही है किन किन साधनों से प्राप्त की जाएगी, वो ही विदेश नीति के उपकरण कहलाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति किसमें होती है, विदेश नीति में होती है। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर नोट किया है भारत, अमेरिका, चीन, रूस इत्यादि। मतलब ये एक एग्जाम्पल के रूप में है कि भाई आप किसी भी देश की विदेश नीति के उपकरणों को समझे, जैसे भारत की विदेश नीति समझना चाहें, अमेरिका की विदेश नीति समझना चाहें, चीन की विदेश नीति समझना है, तो निश्चित रूप में विदेश नीति की उपकरण सर्वत्र मौजूद होंगे। भारत भी इन उपकरणों का प्रयोग करेगा, अमेरिका भी इन उपकरणों का प्रयोग करेगा, चीन भी इन उपकरणों का प्रयोग करेगा, रूस भी इन उपकरणों का प्रयोग करेगा। भले वो मैं कहूँगा कि जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, कोई भी देश क्यों ना हो, इन उपकरणों का प्रयोग किसी न किसी रूप में करता ही है। वो एक अलग बात है कि किसी देश के द्वारा इनमें से कोई भी जो उपकरण है उसका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, किसी का कम किया जाता है, लेकिन किया जरूर जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे क्या कि कोई भी देश बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य संख्या 193 है, तो मैं कहूँगा कोई भी देश हो, भले हो कोई भी, भाई आप किसी भी देश की विदेश नीति को समझना चाहते हो, कोई भी देश विदेश नीति, मतलब विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक उपकरणों का सहारा लेता है। पूरा लिखेंगे यहाँ, कोई भी देश विदेश नीति के लक्ष्यों को, यहाँ मैंने डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि इसको सेंटेंस को पूरा करेंगे। कोई भी देश विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक उपकरणों का सहारा लेता है। ये उपकरण वे साधन हैं, ये उपकरण
ये उपकरण वे साधन हैं जिनकी सहायता से संबंधित देश राष्ट्र हितों की पूर्ति करते हैं। क्या कहा मैंने? ये उपकरण, ये जो उपकरण हैं, यहाँ मैंने 13 उपकरण लिखे हैं, ये उपकरण वे साधन हैं, ये उपकरण वे साधन हैं जिनकी सहायता से संबंधित देश, कोई भी देश, संबंधित देश राष्ट्र हितों की पूर्ति करता है। मतलब इन उपकरणों को वो साधन कहा गया है जिनकी सहायता से कोई भी देश अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करता है। मतलब इन उपकरणों से कोई भी देश अपने राष्ट्र हितों की प्राप्ति करता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विदेश नीति के, बेटा ध्यान दें, विदेश नीति के, पहले तो ये समझे विदेश नीति क्या होती है बेटा। किसी भी देश के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जाती है, जो सिद्धांत तय किया जाता है, वह विदेश नीति कहलाता है। ठीक है। और विदेश नीति का प्रेरणा तत्व क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक लक्ष्य भी क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। इसलिए कोई भी देश क्यों ना हो, वह अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा जरूर करेगा, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में जरूर रखेगा। कोई भी देश अपनी विदेश नीति तय करते समय राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या कोई भी परिवार दूसरे परिवार से संबंध स्थापित करते समय अपने परिवार के हितों का त्याग कर देगा? क्या अपने परिवार का हित करेगा? नहीं करेगा। परिवार का जो मुख्य होगा परिवार के हितों का ध्यान रखेगा, तो देश का भी जो मुख्य होगा वो देश के हितों का ध्यान रखेगा। चलिए, विदेश नीति के निर्धारण एवं क्रियान्वयन के दौरान प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उपकरण इस प्रकार या निम्न है। मतलब विदेश नीति का निर्धारण करते समय, विदेश नीति के क्रियान्वयन संचालन के दौरान प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख उपकरण है, जो प्रमुख साधन है, वो इस प्रकार है। ये जरूर ध्यान रखना आपको, ये उपकरण वे साधन है जिनकी सहायता से संबंधित देश राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। मतलब इन उपकरणों से, ये जो उपकरण है वास्तविक रूप में ये उपकरण वे साधन है, ये उपकरण जो है ये वो साधन है जिनकी सहायता से कोई भी देश राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। यहाँ पर मैंने ये 13 उपकरणों के नाम लिखे हैं। ठीक है बेटा। तो नंबर 1 सबसे पहले लेंगे हम संधि वार्ता। बेटा, जब दो राष्ट्र राज्यों के बीच में, दो से अधिक देशों के साथ में किसी भी विषय को लेकर के यदि कोई विवाद होता है, तो भले कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो, वह संधि वार्ता के माध्यम से उस विवाद को सुलझाने का प्रयास करेगा निश्चित रूप में। इसलिए वास्तविक रूप में देखा जाए तो विदेश नीति का जो पहला उपकरण है वह है संधि वार्ता। दूसरा है संधि। बेटा, जब दो राष्ट्रों के बीच में विवाद होता है और विवाद होने के बाद में जब दोनों राष्ट्र राज्यों को ऐसा लगता है कि भी हम विवाद का समाधान संधि के माध्यम से कर सकते हैं, तो अंतिम रूप में दोनों राष्ट्र राज्यों के द्वारा एक संधि की जाती है और संधि के रूप में ऐसा निर्णय लिया जाता है जिस निर्णय को दोनों राष्ट्र राज्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, दोनों के द्वारा है जिसको माना जाता है, अर्थात अंत में उनके द्वारा संधि की जाती है। यहाँ तो केवल संधि वार्ता हो रही है, उसके बाद में यहाँ संधि की जाती है। ठीक है। तो संधि भी आप देखेंगे दो राष्ट्र राज्यों के बीच में अक्सर आपने देखा होगा किसी न किसी रूप में संधि होती रहती है। तो विदेश नीति का जो दूसरा उपकरण है बेटा वो संधि है। देखो, वैसे मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपको, जैसे संधि की बात आती है तो जब हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करते हैं, जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र, ठीक है ना, मनु की मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्र की शुक्र नीति सार। बेटा, इन तीनों ग्रंथों में ही जब हम परराष्ट्र संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो परराष्ट्र संबंधी सिद्धांतों को मनु ने भी, कौटिल्य ने भी और शुक्र ने भी दो पक्ष में बांट दिया है, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। मनु ने भी, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी। सैद्धांतिक पक्ष में मनु, कौटिल्य, शुक्र ने क्या क्या बताया? राज्यमंडल का सिद्धांत, यस, नीति के 4 उपाय और 60 गुणी नीति, 6 गुणी नीति। अब राज्यमंडल सिद्धांत में इन्होंने, मतलब एक प्रकार से मैं कहूँगा कि राज्यमंडल, मंडल का मतलब होता है एक प्रकार का घेरा, तो राज्यों का एक घेरा। तो मनु, कौटिल्य, शुक्र ने राज्यमंडल में 12 राज्यों की चर्चा की है, जिसके केंद्र में विजिगीषु राज्य होगा। विजिगीषु राज्य का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। ठीक है। एक सैद्धांतिक पक्ष में एक बात होगी। दूसरी बात क्या है? नीति के 4 उपाय। तो मनु, कौटिल्य और शुक्र ने साम, दाम, भेद, दंड, ये नीति के 4 उपायों की चर्चा की है। 60 गुण नीति में 6 मंत्रियों की चर्चा की इन्होंने, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वादिभाव, संचय। तो यहाँ ये संधि वही संधि है बेटा जो मनु, कौटिल्य, शुक्र ने अपने 60 गुण
मंत्र या 6 गुण मंत्र के अंतर्गत जो बतलाया है। वैसे मैं जब भारतीय राजनीतिक विचारक समझाऊंगा तो ये सब बातें आपको एक एक करके समझा दी जाएंगी। यहाँ तो मैंने केवल संकेत दिया है कि हमारे प्राचीन भारत के अंतर्गत इनके ऊपर काफ़ी व्यापक रूप में विचार दे दिया गया था कि विदेश नीति के कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं, कौन से साधन हो सकते हैं, कौन सी नीतियाँ हो सकती हैं, कौन से उपाय हो सकते हैं, है ना। अब मनु कौटिल्य शुक्र ने सैद्धांतिक पक्ष में तो 3 बातें बता दी है, राज्यमंडल का सिद्धांत, नीति के 4 उपाय और 60 गुण नीति। 60 गुण नीति में कौन कौन आएगा? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्वभाव, संश्रय। अच्छा, अब व्यवहारिक पक्ष में मनु कौटिल्य शुक्र ने क्या बताया? परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत में, जिसको आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, क्या क्या बताया? दूत व्यवस्था, क्या बेटा? दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध, इन 3 की चर्चा की व्यवहारिक पक्ष में। तो व्यवहारिक पक्ष में आप देखेंगे यहाँ जैसे युद्ध है तो यहाँ पर भी आज युद्ध की बात हो रही है कि विदेश नीति का उपकरण है, और ये बात मनु कौटिल्य शुक्र ने भी बताई थी। तो मेरा कहने का भावार्थ ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ज़्यादातर बातें हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के द्वारा कह दी गई थी, जबकि दुनिया के अंतर्गत, पूरी दुनिया के अंतर्गत भारत के अलावा किसी भी विचारक ने इतना नहीं लिखा जितना कि हमारे भारत में मनु कौटिल्य शुक्र ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में, पूरी दुनिया के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ यहाँ विश्वास के साथ, दावे के साथ, सैद्धांतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में जितना भारत के प्राचीन विचारकों ने लिखा है, जितना भारत के प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने लिखा है, उतना पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लिखा है। चलिए बेटा, तीसरा जो उपकरण है वह है क्षेत्रीय सुरक्षा संधि। बेटा ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय सुरक्षा संधि। भाई कोई भी देश हो, जब वास्तविक रूप में उसको लगता है कि मेरी विदेश नीति या हमारे राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जाएगी, वह कार्य योजना में तभी सफलता मिलेगी जबकि हम क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए कोई संधि करें, क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए कोई संधि करें, जिसके अंतर्गत कुछ राष्ट्र राज्य मिलकर के एक संगठन की स्थापना करेंगे, है। जैसे देखिएगा, क्षेत्रीय सुरक्षा संधि के अंतर्गत एक तो आता है नाटो। बेटा जो ये नाटो है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, निर्माण किया जाता है। और सेंटो, शीटो और वार्सा संधि, ये सोवियत संघ के द्वारा किया जाता है। तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अपनी विदेश नीति या अपने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए ये क्षेत्रीय सुरक्षा संधि करते हैं। अमेरिका नाटो संधि करता है और सोवियत संघ सेंटो, शीटो और वार्सा संधि करता है। हालांकि मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, उसके बाद में एक ध्रुवीय व्यवस्था बनकर शेष रह जाती पूरी दुनिया में। मतलब आज सुपर पावर की बात आती है संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन यहाँ तो आपको केवल इतना समझना है कि विदेश नीति का ये भी उपकरण होता है, क्या उपकरण होता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा संधियाँ भी की जाती हैं, जैसे कि नाटो, अमेरिका, सेंटो, शीटो और वार्सा पैक्ट, सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया है, सोवियत संघ का अवसान, इसके ऊपर मैं अलग से जो है लेक्चर अपलोड करूँगा। बेटा वैसे इसमें अगर हम लंबा लेक्चर दे तो बहुत लंबी बात हो जाती है, लेकिन हम संक्षेप में लेंगे। चौथा है आर्थिक सहयोग संगठनों की स्थापना। बेटा ध्यान दीजिएगा, देखो विदेश नीति के उपकरण में चौथा उपकरण आता है आर्थिक सहयोग संगठनों की स्थापना। वास्तविक रूप में विदेश नीति का यह भी एक उपकरण है। क्या उपकरण है? कि आर्थिक सहयोग संगठनों की स्थापना भी की जाती है, जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कॉमन फोरम और G8 मतलब ग्रुप 8। तो ये जो सारे के सारे संगठन, ये आर्थिक सहयोग संगठनों की जो स्थापना की गई है वो आर्थिक सहयोग के लिए की गई है। अतः आप कह सकते हैं कि आर्थिक सहयोग संगठनों की स्थापना भी करना समय समय पर विदेश नीति के उपकरण में ही आता है। मतलब समय समय पर विभिन्न क्षेत्र विशेष के अंतर्गत या क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक सहयोग संगठनों की स्थापना भी की जाती है। तो यह भी एक विदेश नीति का उपकरण है। तो आप इसे नोट करेंगे, आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कॉमन फोरम और G8 ग्रुप 8। बेटा पांचवा है युद्ध। देखिएगा विदेश नीति का जो पांचवा उपकरण है वह युद्ध भी है। क्या है बेटा? विदेश नीति का पांचवा उपकरण युद्ध भी है। देखो जब जैसे मनु कौटिल्य शुक्र ने भी कहा है कि नीति के 4 उपाय होते हैं, साम, दाम। मैं क्रम से बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ अक्सर विद्यार्थी गलती करते इसको विपरीत बोल देते हैं। साम, पहले साम का प्रयोग करे, फिर दाम, रिश्वत वगैरह दे, कुछ भूमि का त्याग कर दे, साम, दाम। उसके बाद में फिर भेद डालें। भाई आप किसी भी राष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल में भेद डाल दें, जो भी आपको करना है, कर्मचारियों में भेद डाल दें, जनता को राजा के विरुद्ध कर दें। और जब साम, दाम और भेद से सफलता नहीं मिलती है तो अंत में दंड का प्रयोग किया जाए, अंत में युद्ध का प्रयोग किया जाए। तो बेटा यहाँ पर भी कोई भी देश क्यों ना हो, जब उसे अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए
जो कार्य योजना तय की है उस कार्य योजना में उनको सफलता नहीं मिलती है तो अंत में फिर वो युद्ध का भी सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? युद्ध का भी सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत पर पाकिस्तान ने 1947, 1965 और 1971 में आक्रमण किया। क्या? भारत पर पाकिस्तान ने 1947, 1965, 1971 में आक्रमण किया। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की विदेश नीति है उस विदेश नीति के अंतर्गत पाकिस्तान ने विदेश नीति के उपकरण के रूप में युद्ध का प्रयोग किया। ठीक है बेटा, चलिए, जैसे आज आप देख सकते हैं वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला हुआ है। तो कोई भी देश हो, भले ही अपने राष्ट्रीय हितों के ऊपर जब कोई आंच आती है, राष्ट्रीय हितों पर जो कोई खतरा बढ़ जाता है और उनको लगता है कि भाई अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर अंत में युद्ध का प्रयोग किया जाता है। इसलिए युद्ध भी जो है विदेश नीति का एक उपकरण है। और बेटा छठा है द्वैतीय कूटनीतिक संबंधों की स्थापना। देखिएगा जरा, द्वैतीय कूटनीतिक संबंधों की स्थापना देखिएगा, विदेश नीति को उपकरण में छठा उपकरण है द्वैतीय कूटनीतिक संबंधों की स्थापना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि दो राष्ट्र राज्यों के बीच में दोनों ही देशों में कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हो। दोनों ही राष्ट्र राज्य, भाई भले वो भारत अमेरिका हो, भारत चीन हो, भारत पाकिस्तान हो, तो भारत अपना राजदूत अमेरिका में भेजेगा, अमेरिका अपना राजदूत भारत में भेजेगा। तो यहाँ पर राजदूत की नियुक्ति इसलिए की जा रही है, राजदूत को इसलिए भेजा जा रहा है जिससे कि राष्ट्र राज्य के बीच में मतलब जो है मित्रता का संबंध स्थापित हो सके, युद्ध की नौबत नहीं आए। हालांकि ये बात सत्य है कि अगर दोनों राष्ट्र राज्यों के बीच में युद्ध की घोषणा हो जाती है तो फिर दूत को मारा नहीं जा सकता है। भारत का राजदूत अमेरिका में तो अमेरिका राजदूत की सुरक्षा करेगा, और अमेरिका का राजदूत भारत में है तो भारत भी राजदूत की सुरक्षा करेगा। सीमाओं के अंतर्गत राजदूत को मारा नहीं जा सकता है, पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। वैसे इसकी स्थापना भी हमारे भारत में रामायण काल के दौरान ही हो गई थी, है ना, जब लंका नगरी के अंतर्गत हनुमान जी पहुंचे थे तो उस समय रावण ने कह दिया था कि उनको मृत्युदंड दिया जाए, तो विभीषण ने कह दिया था कि ना शीश करी विनय बहुता नीति विरोध न मारी दूता, कि नीति के विरुद्ध है, राजदूत को मारा नहीं जाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी हमने मतलब भारत ने बहुत कुछ दिया है। तो ये जो राजदूत का वध नहीं किया जा सकता, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है ये भारत ने ही दिया है। चलिए बेटा, आगे है सातवां विदेश नीति का सातवां उपकरण है नई सरकारों और नवोदित देशों को मान्यता देना। बेटा दूसरे विश्व युद्ध के बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए नए देश स्वतंत्र हुए। अब जब ये नए नए देश स्वतंत्र हुए तो इन नए नए देशों की नई नई सरकारों ने भी अन्य नए नए देशों को मान्यता प्रदान की। तो अन्य देशों को मान्यता प्रदान करना यह भी विदेश नीति का एक उपकरण है। आठवां है कूटनीतिक संबंधों को भंग करना। बेटा समझे, अब यहाँ देखो, यहाँ तो द्वैतीय कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की जा रही है, यहाँ तो कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जा रहे हैं, और यहाँ आठवें में क्या होगा, कूटनीतिक संबंधों को भंग करना। मतलब विदेश नीति के उपकरण के रूप में कूटनीतिक संबंधों को भंग करना भी आता है। अर्थात यह भी एक विदेश नीति का उपकरण है कि कूटनीतिक संबंधों को भंग किया जाए, समाप्त किया जाए। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है आपके समझने के लिए। जैसे 1962 में चीन ने भारत पर सैनिक हमला किया। जरा समझना बेटा इसको, एग्जाम्पल कितने ही मैंने आपको पहले कह दिया। अगर मैं एक एक उपकरणों को व्यापक रूप में लूँ तो बेटा ये बात लगभग मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ 8-10 घंटे में ही पूरे नहीं हो सकते, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को, जिससे कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को समझ सके, और इतना समझने के बाद में आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आराम से मैं कहूँगा कि अध्ययन कर सकते हैं। 1962 में चीन ने भारत पर सैनिक हमला किया, सर्वविदित है ये। 1962 में चीन ने भारत पर सैनिक हमला किया। अब जैसे ही भारत पर सैनिक हमला किया तो राजदूत को स्वदेश बुला लिए गए। मतलब भारत ने अपना राजदूत वापस बुला लिया और चीन ने अपना राजदूत वापस बुला लिया। अब यहाँ पर जो ये राजदूत वापस बुलाए गए हैं, तो राजदूतों को वापस बुलाना ये कूटनीतिक संबंधों को भंग करना ही है। भाई भारत ने अपना राजदूत बुला लिया, चीन ने अपना राजदूत बुला लिया, यही क्या कहलाता है बेटा, कूटनीतिक संबंधों को भंग करना। राजदूत को भेजना ये कूटनीतिक संबंधों की स्थापना करना है। राजदूत को वापस बुला लेना ये क्या कहलाता है, कूटनीतिक संबंधों को भंग करना। हालांकि जब दो राष्ट्र राज्यों के बीच में
युद्ध की घोषणा हो जाती है तो निश्चित है राजदूत को बुला लिया जाता है। वैसे अगर राजदूत वहाँ है तो भी उसका वध नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है बेटा। उसके बाद में क्या होता है 1976 में पुनः भारत और चीन के बीच में द्वैत संबंधों की स्थापना हो जाती है। भारत चीन में अपना राजदूत भेज देता है और चीन भारत में अपना राजदूत भेज देता है, जिसे आप कहेंगे द्वैत कूटनीतिक संबंधों की स्थापना। फिर 1976 में पुनः इसकी स्थापना हो जाती है। इसलिए कूटनीतिक संबंधों को भंग करना भी विदेश नीति का उपकरण है बेटा। 9वां है विरोध पत्र या चेतावनी देना। बेटा कोई भी देश क्यों ना हो, विदेश नीति को उपकरण के रूप में विरोध पत्र या चेतावनी देना इसका प्रयोग जरूर करता है। कैसे, मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल देकर। जैसे अगस्त 1980 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और भारत सरकार ने कहा भारत का आंतरिक मामला है। मतलब अब जरा समझें, जब अगस्त 1980 में हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे हुए तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत पाकिस्तान ने मुसलमानों का पक्ष लेते हुए अपने विचार दिए, और जैसे ही पाकिस्तान ने अपने विचार दिए तुरंत भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया, चेतावनी दे दी और उनके विचारों का विरोध किया। क्या कहा भारत सरकार ने? भारत सरकार ने कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है, पाकिस्तान को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक प्रकार से क्या है, चेतावनी देना है, एक प्रकार से विरोध पत्र है। और भारत सरकार ने विरोध पत्र लिख करके भी भेजा है, किसके पास? पाकिस्तान सरकार के पास। तो विदेश नीति के उपकरण के रूप में विरोध पत्र या चेतावनी का भी प्रयोग किया जाता है। बेटा 10वां है अन्य देशों से आर्थिक संबंध। बेटा ध्यान दें, अन्य देशों से आर्थिक संबंध। विदेश नीति के उपकरण में अन्य देशों से आर्थिक संबंधों की स्थापना करना भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल योजना तैयार की। मार्शल योजना के अंतर्गत अन्य राष्ट्र राज्यों को आर्थिक सहायता देना सम्मिलित था। क्या देना सम्मिलित था? आर्थिक सहायता देना सम्मिलित था। हालांकि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र राज्य की जो सहायता कर रहा है तो वहाँ जन कल्याण नहीं है, बल्कि स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम विकासशील देशों की सहायता की बात करते हैं, भले ही विकासशील देशों की सहायता कर रहे हो ये, लेकिन फिर भी इसके पीछे इनका जो लक्ष्य है वो राजनीतिक लक्ष्य है। क्या है? राजनीतिक लक्ष्य है। लेकिन फिर भी आप ये कहेंगे कि विदेश नीति को उपकरण के रूप में अन्य देशों से आर्थिक संबंध स्थापित करना भी आता है, अन्य देशों की आर्थिक सहायता करना भी आता है। 11वां है अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आदि संबंध। बेटा ध्यान दीजिएगा, विदेश भले कोई भी देश हो, भारत, अमेरिका, चीन, विदेश नीति के उपकरण के रूप में अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आदि संबंध स्थापित करना भी आता है। अर्थात कोई भी देश क्यों ना हो दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित करना चाहेगा, वैज्ञानिक संबंध भी स्थापित करना चाहेगा, शैक्षणिक संबंध भी स्थापित करना चाहेगा, जिससे कि भले ही कोई भी देश क्यों ना हो, भाई भारत की बात आती है तो अमेरिका से सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक संबंध स्थापित करना चाहेगा, भारत चीन से वैसा करना चाहेगा। और विशेषकर हम भारत की बात करें तो भारत तो ये चाहेगा कि हमारी संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। निश्चित रूप में अमेरिका भी ये चाहेगा, निश्चित रूप में चीन भी ये चाहेगा। तो बेटा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक संबंध भी जो है विदेश नीति का एक उपकरण है। और बेटा 13वां है विश्व संगठन का उपयोग। विदेश नीति के उपकरण में विश्व संगठन का उपयोग भी आता है। मतलब जैसे विश्व संगठन की बात करते हैं तो विश्व संगठन का मतलब क्या है? यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ को ले सकते हैं। क्या बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ को ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न जो अभिकरण हैं वो भी विश्व संगठन में ही आते हैं। बाकी मैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके अभिकरण है इनके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। कब? जबकि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष समझाऊंगा। अभी तो सैद्धांतिक पक्ष चल रहा है, अभी तो थ्योरेटिकल बात ले रहे हैं हम। प्रैक्टिकल जैसे हम शीत युद्ध से शुरू करेंगे, कोल्ड वार से शुरू करेंगे, तो उससे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बेटा, विश्व संगठन का उपयोग भी किया जाता है विदेश नीति के उपकरण के रूप में। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, 1947 में पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर राज्य पर अपना दावा पेश किया। बेटा जरा गौर करें, इसको समझें एग्जाम्पल को, कि विश्व संगठन का उपयोग करना भी विदेश नीति का उपकरण है। जैसे इसका
विश्व संगठन का उपयोग भारत भी करेगा, अमेरिका भी करेगा, चीन भी करता है, रूस भी करता है, जापान भी करता है, स्विट्जरलैंड भी करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की संख्या 193 राष्ट्र राज्य, तो कोई भी राष्ट्र राज्य इसका प्रयोग कर सकते हैं विश्व संगठन का। कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण है 1947 में पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के कश्मीर राज्य पर अपना दावा पेश कर दिया। मतलब पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई कश्मीर हमारा है, दावा पेश किया। अब जैसे दावा पेश किया तो भारत ने यूएनओ को संयुक्त राष्ट्र संघ को इस विवाद का हल ढूंढने को कहा। मतलब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा कि भाई इस विवाद का हल निकाला जाए, इस विवाद का हल ढूंढा जाए। तो इस विवाद का हल ढूंढा जाए, ये बात किससे कही है? संयुक्त राष्ट्र संघ से कही है। इसलिए विदेश नीति के उपकरण के रूप में विश्व संगठन का उपयोग भारत ने किया। यही विदेश नीति का उपकरण विश्व संगठन के रूप में है। और अंतिम बेटा 13वां है गुप्तचर विभाग। बेटा कोई भी देश क्यों ना हो, उसका अपना गुप्तचर विभाग तो होता ही होता है। नहीं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ समय पहले कहा था कि अपनी मनुस्मृति ने, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, शुक्र ने अपने शुक्र नीति सार में, है ना, मनुस्मृति के अंतर्गत 12 अध्याय हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, और शुक्र नीति सार में जो है 5 अध्याय हैं। और वैसे देखें तो हम अध्याय 4 ही हैं, 5वां जो खिल नीति के नाम से है। अगर मान लीजिए कंपटीशन में आ जाता है कि शुक्र नीति सार में कितने अध्याय, तो आपका आंसर होगा 4। 5वां जो अध्याय है वो खिल नीति के रूप में, लेकिन शुक्र नीति में 4 ही अध्याय माने जाते हैं। तो बेटा मनु ने, कौटिल्य ने और शुक्र ने जो परराष्ट्र संबंधों का सिद्धांत दिया है, उसके अंतर्गत सैद्धांतिक पक्ष में तो राज्य मंडल का सिद्धांत, नीति के 4 उपाय और 60 गुण नीति। नीति के 4 उपाय साम दाम भेद दंड, 60 गुण नीति में 6 गुण या 6 मंत्र कौन से आएंगे? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, संश्रय आ गए ना। अब इसके बाद में व्यवहारिक पक्ष में दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध आता है। दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध आता है। तो दूतों की बात तो यहाँ हो गई। आधुनिक समय में ये बातें हैं। इसका मतलब हमारे मनु, कौटिल्य, शुक्ल ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा था। अब यहाँ आ रहा है गुप्तचर विभाग। तो क्या गुप्तचर की बात मनु, कौटिल्य, शुक्ल ने नहीं की अपने व्यवहारिक पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय संबंधित सिद्धांत में की है? परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत मनु, कौटिल्य, शुक्ल ने 3 बातें बताई हैं: दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध। तो ये 3 बातें आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में मनु, कौटिल्य, शुक्ल ने बहुत कुछ लिखा है। आज आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी सिद्धांत हैं, ज्यादातर सिद्धांत मनु, कौटिल्य और शुक्ल की पुस्तक में आपको मिल जाएंगे, बशर्ते कि इन मूल पुस्तकों का कोई अध्ययन करे। तो बेटा विदेश नीति के उपकरण के रूप में गुप्तचर विभाग भी आता है। कौन आता है बेटा? गुप्तचर विभाग। मतलब गुप्तचर विभाग का भी विदेश नीति के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये गुप्तचर विभाग होता है सब देशों में होता है। भारत में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, सोवियत संघ में भी है। आज तो सोवियत संघ मतलब हम कहीं 1991 में इसका विघटन हो गया, तो रूस इसका उत्तराधिकारी बन गया। 15 राज्यों में इसके मतलब जो है बंटवारा हुआ है, 15 टुकड़े हुए हैं इसके। अब वो तो हम साम्यवाद का अवसान होगा उस समय सारी बातें बताएंगे, कौन कौन से क्या क्या राष्ट्र राज्य हैं वो। तो बेटा गुप्तचर विभाग का भी इसमें जो है विदेश नीति को उपकरण में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लेंगे हम, संयुक्त राज्य अमेरिका CIA विभाग है, ये गुप्तचर विभाग का नाम है। अमेरिका का CIA विभाग है। और सोवियत संघ का KGB विभाग है। और अंत में मैंने यहाँ लिखा है ये है प्रमुख उपकरण है। मतलब विदेश नीति के उपकरण में गुप्तचर विभाग प्रमुख उपकरण है। गुप्तचर विभाग प्रमुख उपकरण। और बेटा गुप्तचरों का प्रयोग तो प्राचीन समय से किया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे जब राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, तो उस समय सूक और सारण को रावण ने भेजा था गुप्तचर बना करके कि तुम जाओ और भगवान श्री राम जी की सेना का पता लगाएं कि उनमें कितना बलाबल है, कितनी शक्ति है। तो सूक और सारण वहाँ आते हैं, गुप्तचर बन के आते हैं। और उसके बाद में जो वेश बदल करके आते हैं, मतलब माया से अपना रूप बदल कर आते हैं। तो काफ़ी उन्होंने जो है निरीक्षण किया, परंतु अनायास ही वहाँ विभीषण जी उनको पहचान जाते तो उसके बाद में भगवान श्री राम जी के सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। भगवान श्री राम जी कह देते हैं कि आप जितना और पता लगाना चाहें पता लगा लें, और हमारे बलाबल के बारे में आप रावण को जाकर के कह दें। राम ने किस विश्वास पर ये कहा कि आप हमारी
सारी व्यवस्थाओं को देखेगा, सारी शक्ति को देखेगा और उसके बाद में रावण को जाकर कह देना। क्योंकि भगवान श्री राम जी यहाँ कह रहे हैं कि युद्ध कभी भी केवल सैनिकों की संख्या से, सैनिक शक्ति से नहीं जीते जाते हैं। युद्धों के पीछे आध्यात्मिक शक्ति मूल होती है और जिसके पास में सत्य की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति होती है, जीत उसकी होती है। ये बात हमें आज सीखनी है। जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसके पास सत्य की शक्ति होती है, जीत उसकी होती है। केवल सैनिकों की संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते हैं, केवल बलाबल से युद्ध नहीं जीता है। ये क्या केवल बलाबल से युद्ध नहीं जीते जाते? ये बात हमें रामायण से सीखनी है। किससे सीखनी है बेटा? रामायण से सीखनी है। वैसे मैं रामायण कालीन राजनीति, महाभारत कालीन राजनीति के ऊपर भी अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, जब प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा? तो ये विदेश नीति के 13 उपकरण हो गए। मुझे पूरा विश्वास है आप किसी भी देश की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे तो इन उपकरणों के माध्यम से आप किसी भी देश की विदेश नीति को आसानी से समझ सकते हैं। यस बेटा, मुझे यकीन है आप विदेश नीति के उपकरणों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।